जॉनसन लिखते हैं सावल ऑफ द एज, द एपोलॉजी, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो ये जो लिखा जाता है इनके द्वारा जो है कि युग की आत्मा, साउल ऑफ द एज, द एपोलॉजी, तालियां, आनंद, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हमारे मंच का आश्चर्य। इस शेक्सपियर के बारे में जो है लिखा जाता है, तो बेन जॉनसन के द्वारा जो है इस शेक्सपियर के बारे में लिखा गया है। अगला कि हु हैज टेकन दिस लाइन, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि दाउ हैज नार यूथ नार एज बट एज इट वेयर एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग एंड बोथ फ्रॉम मेजर एज द एपिग्राफ फॉर हिज पोएम। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि गेरोन्सन जो है, तो गेरोन्सन के लिए माप के लिए जो है यहाँ पंक्तियाँ जो ली गई है, तो यहाँ पे टी.एस. इलियट के द्वारा कहा है कि तुम्हारे पास न तो युवापन है, उसके बाद न ही उम्र, लेकिन बात की जा रही जैसा कि यह था एक रात खाने के बाद की, आफ्टर डिनर स्लीप, और ड्रीमिंग ऑन बोथ, यानी कि सपना देखना, दोनों चीज़ें थी। तो एक रात के खाने के बाद की नींद, दोनों पर सपना देखना, ये टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है कि हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लॉज दी बाई चॉसर आर स्पेंसर। जो शेक्सपियर को जो है यहाँ पे कहा कि मेरे शेक्सपियर, माई शेक्सपियर, और फिर कहते हैं एंड आस्क हिम टू राइज, उनसे उठने के लिए कहते हैं, एज ही विल लॉज दी बाई चॉसर, क्योंकि वे चासर या स्पेंसर द्वारा आपको लॉस करेंगे। ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने। अगला है कि चासर्स आर स्पेंसर्स हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन। चासर या स्पेंसर जो शेक्सपियर को एवन का मीठा हंस जो है कहते हैं, तो यहाँ पे बेन जॉनसन के द्वारा जो है ये कहा गया है, जो शेक्सपियर को एवन का मीठा हंस कहते हैं। अगला है कि हु कॉल शेक्सपियर अ ड्रंकन सेवियस विथ सम इमेजिनेशंस। यहाँ पे जो है शेक्सपियर के संदर्भ में कहा गया कि थोड़ी कल्पना के साथ एक शराबी जंगली, ये कौन कहता है? वाल्टेयर कहते हैं, ड्रंकन सेवियस विथ सम इमेजिनेशन। अगला है कि शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज आल्सो नोन एज, यानी कि शेक्सपियर का जो एक व्याकरण स्कूल में भर्ती कराया गया था, इस स्कूल को जो किसी और नाम से जानते हैं, द किंग्स न्यू स्कूल। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी अधिक लग रही है तो उसको बताइएगा, तो कम कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी अधिक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। बाकी के सुधार के आपके जो भी सुझाव होंगे उसको फॉलो किया जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां नंबर है, ओ टाइगर हर्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड वेयर डज द लाइन अपीयर। यहाँ पे जो है वो टाइगर कहा गया, वो बाघ का दिल एक महिला की खाल में लिपटा हुआ है। तो ये लाइन जो थी कहाँ पे थी? हेनरी के 6 पार्ट 3 में। नेक्स्ट है कि शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेराइट बट ही वॉज नॉट इवन ए ब्राइट। शेक्सपियर एक असाधारण नाटककार थे, लेकिन वे एक शानदार अभिनेता भी नहीं थे, ये एक्टर नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रिफर, यानी कि जो शेक्सपियर के क्वार्टो और फोलियो जो है मूल रूप से किससे संबंधित है? साइज ऑफ द वर्क, यानी काम का जो आकार था उससे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, जो शेक्सपियर का दूसरा फोलियो जो था वो कब दिखाई दिया था? 1632 में। अगला है 11 नंबर की, व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड? 1663। एंड व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर, तो जो अंतिम और चौथा था ये प्रकाशित हुआ था 1685 में। नेक्स्ट कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद, यहाँ पे जो पूछा गया है ना कि ये A.W. पोलार्ड के द्वारा जो है कहा गया कि शेक्सपियर की जो समुद्री लुटेरों से लड़ाई नामक पुस्तक के राइटर जो हैं, तो यहाँ पे A.W. पोलार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे, इट इज रिटन बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैकबेथ में ऑन द नॉकिंग एट द गेट जो नामक निबंध है एक अनुकरणीय निबंध है, इमिटेबल एसे है, इट इज रिटन बाय, ये लिखा गया है इसके द्वारा थॉमस डी क्विंसी के द्वारा। नेक्स्ट 15 नंबर की, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड प्रोलेस्ट एंड क्रेसिडा आर द प्लेस विच आर कंसिडर्ड एज कॉमेडीज एज द एंड हैप्पीली, बट द जनरल टोन इज मार्क्ड विद अ नोट ऑफ ट्रेजेडी एंड सम ब्रेननेस, दिस प्लेस आर फॉल इन द ग्रुप ऑफ। यहाँ पे जो है बोला गया है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रेसिडा ऐसे नाटक हैं जिन्हें जो क्या माना गया है? हास्य नाटक जो है माना गया है। अब क्योंकि इनका अंत क्या होता है? वो सुखद होता है, कॉमेडीज होती है, एंड हैप्पीली बट द जनरल टोन, अंत तो जो है सुखद होता है, लेकिन सामान्य स्वर जनरल टोन में जो है ये ट्रेजेडी, यानी कि जो त्रासदी और उदासी का भाव होता है। तो ये पूछा गया किस नाटक के समूह में ये आता है? तो ये आता है द सोबर प्लेज, द सोबर प्ले के अंतर्गत ये आता है। कुछ नया लग रहा होगा आपको ये। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं, शेक्सपियर्स रोमन प्लेस आर बेस्ड ऑन, तो जो शेक्सपियर के रोमन नाटक हैं वो किस पर आधारित हैं? तो ये नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स, यानी कि नॉर्थ द्वारा प्लूटार्क के लाइव्स का अनुवाद है। नेक्स्ट है कि हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफिलियस शेक्सपियर, यहाँ पे जो शेक्सपियर के लिए मधुर शेक्सपियर किसने कहा है? तो थॉमस हेवुड ने कहा है। और विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हेमलेट, तो हिंदी मूवी कौन थी? हैदर। नेक्स्ट है शेक्सपियर वाज द मैन हु ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सॉइल। कह रहा है कि शेक्सपियर वह व्यक्ति था जिसकी आत्मा जो थी वो सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़ी और सबसे व्यापक थी, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सॉइल। ये रिमार्क जो किया गया है, टिप्पणी जो की गई है, किसके द्वारा की गई? तो ये ड्राइडन महोदय के द्वारा की गई है। अगला देख लेते हैं, वथेलो इज फेमस ऑफ,
तो ओथेलो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रेडिबिलिटी के लिए, भोलापन के लिए प्रसिद्ध है। एम्बिशन इज फाउंड इन, एम्बिशन जो मिलता है कहाँ पे मिलता है, किसमें पाई जाती है? तो मैकबेथ में पाई जाती है। और फिलोसफिक मेडिएशन इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो यहाँ पे दार्शनिक चिंतन जो है किस में मौजूद है? तो ये है हेमलेट में मौजूद है। वहीं अगला जो है देखते हैं कि लियर इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, ब्रूटस फॉर नोबल्टी, एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, यागो फॉर बेलिनी, मिरांडा एंड पेरेट्टा फॉर ब्यूटी, इमोशन फॉर फिडिलिटी, डेस्टोमोना फॉर डिवोशन, लेडी मैकबेथ फॉर फेयरनेस, बेट्राइस फॉर वेटिंग, स्क्रेजम एंड पोर्सिया फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि जो लियर की सादगी, लियर की सिंप्लिसिटी, और ब्रूटस की जो है वो कुलीनता, एंटोनियो की जो है वो फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, और यागो की वेलिनी यानी खलनायकी जो है, मिरांडा और पेरेडिटा जो है, पेरेडिता बोलते हैं इसको, इसकी सुंदरता के लिए है। वहीं इमोशन जो है ये निष्ठा के लिए है, फिडिलिटी के लिए है। डेस्टोमोना जो है ये किसके लिए है? डिवोशंस के लिए, भक्ति के लिए है। और यहाँ पे लेडी मैकबेथ जो है ये किसके लिए है? लेडी मैकबेथ उग्रता के लिए है। और बेट्राइस जो है ये किसके लिए है? तीखे जो है, स्क्रेजम एंड, तो ये व्यंग के लिए है। और पोर्टिया किसके लिए है? तो पोर्टिया के बारे में जब यहाँ पूछा गया तो इंटेलेक्चुअलिटी के लिए है। किसके लिए है? वो बौद्धिकता के लिए है। अगला है कि विच करेक्टर इज द मेडलसम ओल्ड बोर इन, यानी कि पूछा जा रहा है हेमलेट में जो है कौन सा किरदार दखल देने वाला बूढ़ा बोर है? तो ये है पोलोनियस। नेक्स्ट 25 की तरफ पढ़ते हैं, देख लेते हैं फटाफट। आप कंपर्ट नो मैनी स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स ऑफ वर्म्स एंड एपिटैप्स, मेक डस्ट आवर पेपर एंड विथ रेन आइज राइट सारो ऑन द बॉटम ऑफ द अर्थ हु स्पीक दीस लाइन्स। आराम के बारे में कोई बात नहीं करता। आप कंफर्ट नो मैनी स्पीक, पहली लाइन का हो गया। दूसरा करा लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स ऑफ वर्म्स एंड एपिटैप, चलो कब्र, कीड़ों और समाधि लेखों की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मेक डस्ट और पेपर एंड विथ रेन आइज, धूल को अपना कागज बनाओ और बारिश की आंखों से। नेक्स्ट है कि राइट सरो ऑन द बॉटम ऑफ द अर्थ, धरती की छाती पर दुख लिखो। तो हु स्पीक दिस लाइन्स, ये पंक्तियाँ कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं कौन? रिचर्ड, किंग रिचर्ड, जो रिचर्ड सेकंड रहते हैं, किसमें? रिचर्ड सेकंड में किंग रिचर्ड बोलते हैं। अगला है कि ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज हु रोट इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेक्सपियर की कॉमेडी पर सभी व्याख्यान शेक्सपियर की महिलाओं पर व्याख्यान बन जाते हैं। ऑल लेक्चर ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर ऑन शेक्सपियर वुमेन बन जाते हैं क्योंकि कॉमेडी में वे मंच के सामने थे। फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। तो इसे किसने लिखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज गार्डन के द्वारा जो है ये लिखा गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 27 की तरफ पढ़ते हैं। फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। इसमें कहा जाता है क्लियोपेट्रा से लेकर मिरांडा तक जो वो समान रूप से घर जैसे इक्वली एट होम है और उसके पास नारित्व की पूरी रेंज, एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। तो ये जो है किसके द्वारा? तो जॉर्ज जो है गार्डन के द्वारा। नेक्स्ट है कि हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, उसकी त्रासदी कौशल प्रतीत होती है। हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिक्ट, उसकी कॉमेडी सहज ज्ञान है। हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में किसकी टिप्पणी है? तो ये डॉक्टर जॉनसन की टिप्पणी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन, जो ओथेलो की स्टोरी है ये कहाँ पे सेट है? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो है वेनिस में है। और अगला है एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर इन, तो ये है हेमलेट में, यानी कि डेनमार्क में एल्सिनोर जो दिखाई देता है हेमलेट में। अब पढ़ते हैं अगले की तरफ। 31 का रीगन, गोनरेल एंड कोर्डेलिया आर द डॉटर्स ऑफ, यहाँ पे रेगन, गोनरेल और कॉर्डेलिया जो है किसकी बेटियां हैं? तो किंग लियर की हैं। हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एन एसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म 1933, यानी कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एन एसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म जो 1933 में लिखा गया था। किसके द्वारा किया गया? लियोनेल चार्ल्स नाइट्स के द्वारा लिखा गया। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, KVS से लेकर के UGC से लेकर के जो DSSB से लेकर के ये परीक्षाओं में पूछा गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 32 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत है। 33 की तरफ बढ़ते हैं। T.S. Eliot रोट हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इट अपीयर्ड इन द स्केयर्ड वुड। यहाँ पे कह रहा है कि T.S. एलियट के द्वारा जो हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा था द सीक्रेट वुड में छिपा, यहाँ पे ही यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ही कंसीडर्ड हेमलेट एज एन, तो यहाँ पे जो अवधारणा का इस्तेमाल किया गया है उन्होंने हेमलेट को क्या बताया? एन आर्टिस्टिक फेलियर, एक कलात्मक विफलता माना है। 34 देखते हैं। द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ इज ऑफ प्रॉस्पेर यू फ्रॉम द टेम्पेस्ट इट अपीयर्स इन। यहाँ पे 34 में कह रहा है कि जो भाषण है वी आर सच स्टफ, हम ऐसे पदार्थ हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, जिनसे सपने बनते हैं। द टेम्पेस्ट में जो है प्रोस्पेरो का है। यह एक्ट जो शुरू होता है कहाँ पे? एक्ट 4 द सीन फर्स्ट में दिखाई देता है। 35 है। द स्पीच है, यहाँ भाषण जो कहा गया कि टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन इज ऑफ द प्रिंस हेमलेट फ्रॉम द प्ले हेमलेट इट अपीयर्स इन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषण होना या ना होना यही सवाल है। नाटक हेमलेट से प्रिंस हेमलेट का है। ये एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में दिखाई देता है। टू बी आर नॉट टू बी, यानी कि होना या ना होना, इस दिस क्वेश्चन, यानी कि यह है सवाल है। नाटक जो है ये हेमलेट से प्रिंस में हेमलेट का है, एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। 36 द स्पीच जो यहाँ पे की जा रही भाषण, ए म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, अगर संगीत प्यार का भोजन है तो बजाते रहो। प्ले ऑन इज अप टू यू कोर्स इन यू फ्रॉम 12th नाइट इट अपीयर्स इन, तो जब बजाते रहो यहाँ पे भोजन, अगर संगीत प्यार का भोजन है
तो ट्वेल्थ नाइट से ड्यूक ओरिसिनो का है और ये जो है एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में दिखाई देता है। द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम जूलियस सीजर इट अपीयर्स इन। यहाँ पे जो भाषण कहा जा रहा है, दोस्तों रोमनो देशवासी मुझे अपने कान उधार दो, यानी कंट्री लैंड मैन योर ईयर्स अपने कान उधार दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और जूलियस सीजर से एंटोनियो का है, ये एक्ट थर्ड और सीन सेकंड में आता है। 38 की तरफ है द स्पीच इट लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ इट अपीयर्स इन। यहाँ पे 38 में ये बोला जा रहा है कि जो जीवन कहानी है, यानी कि लाइफ ए टेल है, टोल्ड बाय एन इडियट, एक मूर्ख द्वारा बताई गई, फुल ऑफ साउंड एंड फरी, ध्वनि और रोज से भरी हुई है, सिग्निफिकेंट नथिंग, कुछ भी नहीं दर्शाती। तो मैकबेथ का जो यहाँ पे जो है मैकबेथ का जो नाटक से है, ये एक्ट फिफ्थ के सीन फिफ्थ में दिया गया। तो इसको जो याद रखिएगा 55 से याद रखिएगा, एक्ट 55 करके याद रखेंगे तो ये पता चलेगा एक्ट 5 के सीन 5 में है। नेक्स्ट है कि द स्पीच, अगला जो स्पीच कहा जा रहा है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज अ पोर्शिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस इट अपीयर्स इन एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना कि जो स्पीच एक कही जा रही है कि दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। अब यहाँ पे पोर्टिया का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से है ये, और ये एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में दिखाई देता है। 14 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बैक टू बैक देखने को लिए, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एकदम इजी वे में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा टॉपिक कमेंट में पिन करिएगा, उसको और इजी फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि कोटेशन आपके दिमाग में छप जाएगी। ये आपको दावा किया जा रहा है टीजीटी इंग्लिश तक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो कहीं भी समझने में, तो आप पिन मैसेज करिएगा, उसके अनुसार आपको वीडियो अगली देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। 39 में आप समझ गए होंगे। 40 नंबर में कह रहा था स्पीच जो है यहाँ पे, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, रोम इन टाइबर पिघल जाएं, इच ऑफ एंटोनी फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी और क्लियोपेट्रा से एंटोनी का जो ये दृश्य है, ये जो नियम है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में। एक्ट वाले जितने पार्ट इसको याद रखने का सबसे ईजी तरीका है एक्ट 1 11 याद करिएगा। एक्ट में है टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। एक्ट थर्ड में पूछा जाता है सीन फर्स्ट में, तो इसको याद रखिएगा 31 की से याद करेंगे तो एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट हो जाएगा आपका क्लियर। यहाँ पे बहुत इजी रहेगा याद करने में। अ प्रोफाउंड मेडिटेशंस ऑन लाइफ एंड डेथ, यानी कि होना या ना होना, यही सवाल है जो कि पाया जाता है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। जीवन और मृत्यु पर जो है एक गहन चिंतन है। नेक्स्ट कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क राज्य में क्या है, कुछ गड़बड़ है, और ये पाया जाता है एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में, यानी कि 14 में। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि फॉर शैडोज द करप्शंस एंड डीके विद इन द किंगडम, यहाँ पे राज्य के भीतर जो क्या है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और जो डीके विद इन किंगडम और क्षय का पूर्वाभ्यास जो है देता है। तो जो डेनमार्क राज्य में कुछ गड़बड़ है। अगला कर द प्ले द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कंसिस्टेंस ऑफ द किंग, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड, यानी कि 22। इसमें कह रहा है कि नाटक जो है, द प्ले द थिंग वेयर इन, नाटक वह चीज है, वेयर इन आई विल कैच, जिसमें मैं राजा की, कैच द कॉन्शियसनेस, राजा की अंतरात्मा को पकड़ लूंगा, ऑफ द किंग। तो ये एक्ट सेकंड सीन सेकंड के हेमलेट में कहा गया है। हेमलेट प्लान टू रिवेल क्लाडियस गिल्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लाडियस के अपराध को उजागर करने की हेमलेट की क्या है, वो योजना है। नेक्स्ट है, अगला है आल्सो पुअर योरिक, हाय बेचारा योरिक, आई न्यू हिम होरिसियो, मैं उसे जानता था होरिसियो, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट, यानी कि 51 याद रखेंगे तो याद रहेगा। यहाँ पे कर अपॉइजमेंट रिफ्लेक्शन ऑन मोरलिटी, यहाँ पे जो है बात हो रही मृत्यु दर पर एक मार्मिक जो है वो प्रतिबंध दिया गया है। नेक्स्ट की गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल सिंग दी डू दाई रेस्ट, एक्ट फिफ्थ के सीन सेकंड में, यानी कि 52 में कह रहा है कि गुड नाइट शुभ रात्रि, स्वीट प्रिंस प्यारे राजकुमार, एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग, और स्वर्गदूतों की दी दाई टू द रेस्ट, यहाँ पे कह रहा है शुभ रात्रि प्यारे राजकुमार, और स्वर्गदूतों की उड़ानें तुम्हारे विश्राम के लिए क्या करती हैं, गाती हैं। तो ये है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में जो है। होरेसियो फेयरवेल टू द फॉलन हेमलेट, गिरे हुए हेमलेट को होरेसियो की विदाई है। अगला है रोमियो और जूलियट, रोमियो और जूलियट जो है इसका याद रखिएगा सन जो है ये आया था 1594 टू 95 में आया था, और इसी समय जो है 94 और 95 के दौर में दो चीजें और थी, क्या था, एडवर्ड थर्ड था और एक और था टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना, यानी कि जेंटिलमैन ऑफ वेरोना जो था वो भी आया था, और लव लेवर्स लास्ट भी जो आया था। ये किस पीरियड में, 1594 टू 95 में जब आया था रोमियो और जूलियट। इसके फेमस कोट्स देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि बट सॉफ्ट लेकिन कोमल, व्हाट लाइट थ्रो अंडर विंडो ब्रेक्स, उस खिड़की से कौन सी रोशनी टूटती है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन, यह पूर्व दिशा है और जूलियट क्या है, सूर्य है। यह आता एक्ट सेकंड सीन सेकंड में यानी कि 22 में। और यहाँ पे रोमियोज पैशनेट डिक्लेरेशंस ऑफ लव, रोमियो का प्रेम की भाविक ये घोषणा है। अगला है कि व्हाट इज नेम, यहाँ पे नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट, जिसे हम क्या कहते हैं, गुलाब कहते हैं। दैट विच वी कॉल रोज, जिसे हम गुलाब कहते हैं, बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट, जिसे हम गुलाब कहते हैं वो किसी अन्य शब्द से भी उतना मीठा लगेगा। ये कहा गया एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। जूलियट क्वेश्चनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेम्स एंड सोशल बैरियर्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो जूलियट द्वारा नामों और सामाजिक जो बाधाएं हैं ना, सिग्निफिकेंस, बाधाओं के महत्व पर एक सवाल उठाया गया है। यहाँ पे किसमें, एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में कहता है कि नाम में क्या रखा है, जिसे हम गुलाब कहते हैं वो किसी अन्य शब्द से भी उतना ही मीठा लगेगा। अगला कह रहा है अप्लाइड बोथ योर हाउसेस, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। यहाँ पे जो कहा जा रहा है मर्क्यूटियो का जो है डेंग कर्स ऑन द फ्यूडिंग फैमिलीज, यानी कि तुम दोनों, यहाँ पे करा बोथ योर हाउसेस, तुम दोनों के घरों पर विपत्ति आए, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में कहा जा रहा है। यहाँ पे करा मर्क्यूटियो यानी कि झगड़ते परिवार में जो है, जो फ्यूडिंग्स फैमिली है, झगड़ते परिवारों पर मर्क्यूटियो का मरते समय ये जो है अभिशाप है। अगला कि फॉर नेवर वाज ए स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट में कि क्योंकि जूलियट और उसके रोमियो, यानी कि फॉर नेवर वाज ए स्टोरी, क्या कि इससे अधिक दुख भरी कहानी कभी नहीं थी, जूलियट एंड हर रोमियो, क्योंकि जूलियट और उसके रोमियो की इससे अधिक दुख भरी कहानी कभी नहीं थी। ये कहा गया एक्ट फिफ्थ के सीन थर्ड में, यानी कि द प्लेज ट्रेजिक कंक्लूजन, नाटक का दुखद निष्कर्ष है। अब अगला देखते हैं और वो है मैकबेथ। मैकबेथ आती है 1605 से 1606 के पीरियड में, इसी समय आती है किंग लियर। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्या है। मैकबेथ में कह रहा है कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, अच्छाई बेईमानी है और बेईमानी निष्पक्षता है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यानी कि अच्छाई बेईमानी है और बेईमानी निष्पक्षता है। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में आता है 1-1 सेट्स द टोन फॉर द प्लेस थीम्स ऑफ मोरल एम्बिग्यूटी एंड डिसेप्शन। यहाँ पे कह रहा है कि नैतिक अस्पष्टता होती है, उसके बाद कहता है धोखे के नाटक के विषयों के लिए जो है एक वहां पे क्या करता है, सेट्स जो है तैयार करता है। नेक्स्ट करेगा स्लीप नो मोर, अब और मत सो। एक्ट सेकंड सीन सेकंड 22 में मैकबेथ में, जो कि आती है पब्लिश होती है, ईयर याद रखिएगा 1605 to 6 में, उसी समय आती है किंग लियर। यहाँ पे कह रहा है मैकबेथ गिल्ट आफ्टर मर्डरिंग डंकन, डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ का यहाँ पे अपराध बोध होता, स्लीप नो मोर, अब और मत सो। और डिमांड स्पॉट आउट आई से, यहाँ पे कह रहा है कि आउट डिमांड स्पॉट आउट आई से, बाहर सापित दाग, बाहर मैं कहता हूँ। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में कहा जा रहा है लेडी मैकबेथ डिसेंड इनटू मैडनेस, लेडी मैकबेथ का पागलपन में उतरना। नेक्स्ट है अगला कह रहा है कि लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो, जीवन एक चलता फिरता साया है। A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Act fifth scene fifth यानी कि 55। जीवन एक चलता फिरता साया है, एक बेचारा खिलाड़ी, a poor player, एक बेचारा खिलाड़ी that struts and frets his hour upon the stage, यानी कि जो मंच पर अपना समय बिताता है और फिर कभी नहीं सुना जाता, and then is heard no more, और फिर कभी सुना जाता है, कभी नहीं सुना जाता है। यहाँ पे दीप है एक्ट फिफ्थ के सीन फिफ्थ में है, यानी कि 55 याद रखिएगा। मैकबेथ ब्लैक रियलाइजेशंस ऑफ द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, यहाँ पे मैकबेथ को जीवन की जो है निरर्थकता, निराशाजनक एहसास। अब अगला प्ले देखते हैं, वो है ओथेलो के बारे में भी, और ओथेलो के बारे में इंपॉर्टेंट कोट्स क्या हैं, तो चलिए इस पे एक नजर डाल लेते हैं। तो ओथेलो के बारे में देखते हैं। ओथेलो आई थी 1604 से 5 के पीरियड में आई थी, जब मेजर फॉर मेजर आई थी। यहाँ पे कह रहा है कि ओ बिवेयर माय लॉर्ड, कह रहा है यहाँ पे ओथेलो में कि ओ बिवेयर माय लॉर्ड, हे मेरे प्रभु, माय लॉर्ड आप जेलसी, ईर्ष्या से सावधान रहें। बिवेयर ऑफ जेलसी, हे मेरे प्रभु ईर्ष्या से सावधान रहो। इट इज द ग्रीन आइट, ये हरी आंखों, मोनिस्टर विच डॉथ मार्क द मीट इट फीड्स ऑन, ये जो हरी आंखों वाला राक्षस है जो उस मांस का मजाक उड़ाता है, फीड्स मजाक उड़ाता है, जिसे वो क्या करता है, खाता है। यहाँ पे कह रहा है कि हे मेरे प्रभु ईर्ष्या से सावधान रहो, यह हरी आंखों वाला, इट इज द ग्रीन आइड मोनिस्टर्स
जो हरी आंखों वाला राक्षस है जो उस मांस का मजाक उड़ाता है, जिसे वो क्या करता है, खाता है। एक्ट थर्ड सीन थर्ड में कहा गया है। यहाँ पे जो है स्पष्ट किया गया कि इयागो इंसिडियस वार्निंग टू ओथेलो, ओथेलो को जो है इयागो की कपटी एक चेतावनी दी गई है। पुट आउट द लाइट, प्रकाश बुझाओ, निष्ठ करा, एंड देन पुट आउट द लाइट, और फिर प्रकाश बुझाओ। यह है फिफ्थ में। सीन सेकंड में ओथेलोज ट्रेजिक, यहाँ पे कंटेम्पलेशंस होता है, यानी कि जब प्रकाश बुझाओ फिर प्रकाश बुझाओ होता है, तो यहाँ पे ओथेलो का दुखद चिंतन है। बिफोर किलिंग डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को मारने से पहले जो है ओथेलो का दुखद चिंतन है। नेक्स्ट देखते हैं किंग लियर। किंग लियर आती है 1605 से 6 में। मैकबेथ का टाइम इसी समय रहता है, मैकबेथ भी आती है। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या किंग लियर में। हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। एक कह रहा है कि एक कृतज्ञ बच्चा होना जो होता है ना, हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, कृतज्ञ बच्चा होना जो होता है वो क्या करता है, सर्पेंट्स टूथ, यानी कि सांप के दांत से भी ज्यादा क्या होता है, शार्पर होता है, तीखा होता है। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में ये कहा गया है। लियर्स बिटर रियलाइजेशन ऑफ हिज डॉटर इन ग्रेटिट्यूड, लियर को अपनी बेटियों की जो कृतज्ञता का यहाँ पे क्या होता है, बिटर रियलाइजेशन, कड़वा एहसास होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुअर नेक्ड रेस्टेस वेयर सोवर्स यू आर दैट बाइट द प्लीडिंग ऑफ हिज पिटीलेस स्टॉर्म, how shall your houseless heads and unfit sights, your looped and windowed raggedness defend you from seasons such as these। यहाँ पे करेगा पुअर नेक्ड रिचेस, यानी कि बेचारे नंगे बदकिस्मत, वेयर सो वेयर यू आर दैट बाइट, तुम जहां कहीं भी हो, द प्लीटिंग ऑफ दिस पिटीलेस स्टॉर्म, जो इस निर्दयी तूफान की मार चल रहा है, हाउ शैल योर हाउसलेस, तुम्हारे बेघर सिर, हेड्स एंड अनफिट साइड्स योर लूप्ड, और भूखे पेट तुम्हारी लूप और खिड़कियों से भरी हुई, लूप्ड एंड विंडो रैगनेस डिफेंड यू फ्रॉम सीजन सच एज दिस, यानी कि खुरदुरी देह इन मौसमों से तुम्हारी क्या करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे, क्वेश्चन से यहाँ पे कि रक्षा कैसे करेंगे। एक्ट थर्ड के सीन फोर्थ में कहा जाता है, और ये होता है लियर्स ग्रोइंग एम्पैथी फॉर द लेस फॉर्चुनेट, यानी कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, यहाँ पे बात जो की जा रही है कि कम भाग्यशाली लोगों के लियर की बढ़ती हुई जो यहाँ पे सहानुभूत है। अगला है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसका ईयर याद होगा 1595 टू 96 में आती है, इसी समय आती है रिचर्ड सेकंड। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कोट्स। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, यहाँ पे कह रहा है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कि सच्चे प्यार की राह कभी भी क्या होती है, आसान नहीं होती है। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में कहा गया है, यानी कि लिसेंडर ऑब्जर्वेशन ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ लव, यहाँ पे प्यार की कठिनाइयों पर लिसेंडर का जो है यहाँ पे अवलोकन है। अगला है लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मोर्टल्स बी, भगवान ये नश्वर कितने मूर्ख हैं, लॉर्ड भगवान, व्हाट फूल्स कितने मूर्ख, दीज ये कितने मूर्ख, मोर्टल्स बी ये नश्वर कितने मूर्ख हैं। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में कहा जा रहा है, और यहाँ पे पक्ष ह्यूमरस कमेंट्री ऑन ह्यूमन फुली, यानी कि मानवीय मूर्खता पर एक जो पक्की जो करती है अर्ली लाइफ एंड करियर के बारे में, जो कि आप समरी में सुने हैं। इनका जो प्रारंभिक जीवन था ओक पार्क में, जैसा कि बताया कि 1899 में 21 जुलाई को जो है ये इलिनोइस में जन्मे थे, और ग्रेजुएट हाई स्कूल एंड बिगेन हिज करियर एज ए जर्नलिस्ट फॉर द कैंसस सिटी, जो यहाँ पे कैंसस सिटी जो है स्टार, यहाँ पे जो है हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि ये प्राप्त करते हैं। सर्व्ड इन द इटालियन आर्मी इन WWI वेयर ही वाज वुंडेड एंड डेकोरेटेड, यहाँ पे कह रहा है कि पत्रकार के रूप में अपना करियर ये शुरू किए थे। उसके बाद जो है वर्कड एज ए रिपोर्टर इन कनाडा एंड देन यूरोप कवरिंग इवेंट लाइक द ग्रीक रिवोल्यूशन एंड द स्पेनिश सिविल वार। आपको बताया कि अपना करियर शुरू किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार जो इतावली सेना में सेवा किए थे, जहां वो जो है घायल हो गए थे और उन्हें सम्मानित किया गया था। फिर कनाडा और यूरोप में भी एक रिपोर्टर के रूप में काम किया, जैसा कि आपको समरी में बताया गया था। फिर ग्रीक की क्रांति और स्पेनिश गृह युद्ध जैसी घटनाओं को भी इन्होंने क्या किया था, कवर किया था। 21 जुलाई 1899 को जो है ओक पार्क इलिनोइस में ये जन्मे थे, याद रखिएगा ओक पार्क इलिनोइस में ये जन्मे थे 21 जुलाई 1899 को। तो यहाँ पे जो करियर अपना जो शुरू किए थे कैंसस सिटी से जो ये शुरू किए थे। उसके बाद इटालियन आर्मी की बात, वहाँ पे रिपोर्टर की बात जो है की गई थी। फर्स्ट कलेक्शन इनकी स्टोरी थी जो है वो ये 1925 में जो है इनकी स्टोरी जो पहली जो कवर किए थे जो है, तो 1925 में जो इनका आया था कहानियों का पहला संग्रह इन आवर टाइम जो वो प्रकाशित हुआ था। हिज नॉवेल द सन आल्सो राइजेस अ फेयरवेल टू आर्म्स फॉर होम द बेल टोल्स एंड द ओल्ड मैन द सी आर कंसीडर्ड हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स, यानी कि उनका उपन्यास जो था ना द सन आल्सो राइजेस और एक फेयरवेल टू आर्म्स, उसके बाद फॉर होम द बेल टोल्स
और उसके बाद आया था द ओल्ड मैन एंड द सी, उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति थी, जिसके बारे में आपको समरी में शुरुआत में बताया कि कैसे कैसे क्या था, किस पे वो बेस है। उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी ऑन द पुलित्जर प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर प्राइज जो द ओल्ड मैन एंड द सी 1953 में था, पुलित्जर पुरस्कार मिला था। और उसके बाद 1954 में जो है साहित्य का नोबेल प्राइज, लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी इन्होंने जीता था। ही रोट 7 नॉवेल्स, उन्होंने 7 उपन्यास और 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 6 लघु कहानी संग्रह एंड 2 नॉन फिक्शन वर्क, और 2 जो है था इनका गैर काल्पनिक रचनाएं भी लिखी थी। हेमिंग्वेज लाइफ वाज मार्क्ड बाय पर्सनल स्ट्रगल एंड पब्लिक इमेज दैट वाज बोथ एडमायर एंड कंट्रोवर्शियल, यानी कि हेमिंग्वे का जीवन जो था ना वो व्यक्तिगत संघर्ष और एक सार्वजनिक छवि से चिन्हित था, जो प्रशंसनीय था तो उसके साथ साथ जो वो कंट्रोवर्शियल भी था, यानी कि विवादास्पद था, दोनों था। अगला है ही वॉज ए मेंबर ऑफ द लास्ट जनरेशन। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि आप एक्सपेट्रिएट अमेरिकन इन पेरिस ड्यूरिंग द 1920, यानी कि 1920 के दशक के दौरान जो है पेरिस में प्रवासी जो अमेरिकियों की खोई हुई पीढ़ी के क्या थे, लॉस्ट जो जनरेशन थी उसकी खोई हुई पीढ़ी के मेंबर भी थे। अगला है कि सफर्ड इंजरीज फ्रॉम 2 एयरप्लेन एक्सीडेंट इन द 1950, 1950 के दशक में 2 हवाई जहाज दुर्घटनाओं में घायल हुए थे। ही कमिटेड सुसाइड ऑन जुलाई 1961, उन्होंने 2 जुलाई 1961 को जो है केचम इडाहो में आत्महत्या ये कर लेते हैं। विच नावेल हेमिंग्वे इज, जो हेमिंग्वे का उपन्यास था जो शुरुआत में जो है अमूवेबल जो फिस्ट 1964 में जो मरणोपरांत ये पोस्टमसली मतलब कि तो मरणोपरांत ये प्रकाशित हुआ था अमूवेबल फिस्ट 1964 में, तो ये हेमिंग्वे का जो नावल है इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है अगला मैन एंड वाटर जो होता है ये 1942 में जो होती इच एन एंथोलॉजी ऑफ वार स्टोरी चूजन एंड इंट्रोड्यूस बाय हेमिंग्वे ऑन एन आइडिया सजेस्टेड बाय, तो विलियम ये जो थे इनकी द्वारा जो है मैन एट वाटर जो युद्ध की कहानियों का एक संकलन था, विलियम कोजेलेंको जो द्वारा जो है सुझाए गए जो विचार थे ना उसको इन्होंने पेश किया था। अगला है हेमिंग्वे रिसीव द नोबेल अवार्ड लिटरेचर 1954, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज जो मिला था 1954 में मिला था। उसके बाद कह रहा है कि एनी मैन्स डेथ डिमेंसेस मी बिकेम आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड एंड देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर होम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी हु इज द राइटर। यहाँ पे हेमिंग्वे हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, एनी मैन डेथ, यानी किसी की व्यक्ति की जो मृत्यु होती है मुझे वो क्या करती है, कमजोर करती है। बिकम आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, क्योंकि मैं मानवता से जुड़ा हुआ हूँ, एंड देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर होम द, मानवता से जुड़ा हुआ और इसलिए कभी ये जानने के लिए मत भेजो कि बेल्स टोल्स यानी कि घंटी किसके लिए बजती है, इट टोल्स फॉर दी, ये तुम्हारे लिए बजती है। तो इसका राइटर जो है वो है हेमिंग्वे। अगला कह रहा था लाइन अ मैन कैन बी डिस्टर्ब बट नॉट डिफीटेड अपीयर्स, यानी कि एक आदमी को बर्बाद किया जा सकता है बट उसे क्या डिफीट नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। यह जो अपीयर होती है लाइन जो है ये पंक्ति आती है द ओल्ड मैन एंड द सी में दिखाई देती है। अगला है कि हेमिंग्वे नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू, तो जो हेमिंग्वे का उपन्यास है फेयरवेल टू आर्म्स जो ये 5 पुस्तकों में जो है विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे वाज फ्रॉम, तो अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे अमेरिका से थे। और व्हेन वाज द नॉवेल फॉर होम द बेल टोल्स पब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, 1940 में फॉर होम द बेल टोल्स जो प्रकाशित हुई थी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। नेक्स्ट करेगा विच सिविल वार फ्रॉम द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नॉवेल फॉर होम द बेल टोल्स द स्पेनिश सिविल वार। अभी आपको बताया गया था कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास जो फॉर होम द बेल टोल्स जो है इसका बेस जो वो गृह युद्ध कौन सा है, स्पेनिश गृह युद्ध का जो है ये बेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो कह रहा है कि विच नॉवेल ऑफ हेमिंग्वे इज बेस्ड ऑन हिज इटालियन वार एक्सपीरियंस, यानी कि जो हेमिंग्वे का उपन्यास इताली युद्ध के अनुभव पर है वो है अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में। नेक्स्ट कह रहा है कि द राइटर ऑफ हेमिंग्वे, और उसके बाद द राइटर वाज आर्टिस्ट, यानी कि हेमिंग्वे जो थे राइटर एज आर्टिस्ट के लेखक जो थे वो कौन से थे, कार्लोस बैकर। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नगाजे नगाई इज द नेम ऑफ द वेस्टर्न समिट जो किलिमंजारो, तो इसका जो है मीनिंग क्या होगा, द हाउस ऑफ गॉड। नगाजे नगाई पश्चिमी शिखर सम्मेलन का नाम है किलिमंजारो, तो इसका मतलब होता है द हाउस ऑफ गॉड यानी कि भगवान का जो है घर। विलियम फाकनर 1897 to 1962 was an American author and poet। विलियम फाकनर 1897 से 1962 एक अमेरिकी जो है लेखक और कवि थे। He is considered one of the most important American writers of the 20th century, यानी कि 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी लेखकों में से एक उन्हें जो है माना जाता है। His novels and short stories are primarily set in the American South, यानी कि उनके उपन्यास और लघु कथाएं थी वो मुख्य रूप से जो अमेरिकन साउथ यानी कि अमेरिकी दक्षिणी में स्थापित थी। एंड ही इज नोन फॉर हिज कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर,
और वे अपनी जटिल कथा संरचनाओं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और अनेक दृष्टिकोण एंड यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक और जो है एक चेतना तकनीक के उपयोग के लिए उन्हें जो है जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के अंतर्गत विलियम फाकनर बार्न हुए थे, पैदा हुए थे सितंबर 25, 1897 इन न्यू एल्बानी। ये जगह अल्बानी है। न्यू एल्बानी में 1897 25 सितंबर को इनका जन्म होता है। मिसिसिपी में हुआ था। हिज फैमिली वाज इन्फ्लुएंशियल एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, तो इनके जो परिवार में प्रभावशाली थे और इनके परदादा जो थे वो कॉलोनल विलियम क्लार्क फाकनर, इनके परदादा जो थे वो कर्नल विलियम क्लार्क फाकनर जो थे वाज ए फेमस मैन हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल वार। एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने गृह युद्ध में भाग लिया था एंड रोट सेवरल बुक्स, भाग लिए थे और कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी थी। विलियम स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन ऑक्सफोर्ड, और विलियम ने ऑक्सफोर्ड के मिसिसिपी में ही जो है अपना बचपन जो है वो बिताए थे। एजुकेटेड इन स्कूल Mississippi and was educated in local school. He briefly attended the University of Mississippi but did not earn a degree. यानी कि बचपन जो ये बिताए थे स्थानीय स्कूल की शिक्षा प्राप्त जो की थी वो ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में ही की थी, और कुछ मतलब विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए भाग लिए थे लेकिन वहाँ से कोई डिग्री ये हासिल नहीं किए थे। लिटरेरी करियर की बात करें, साहित्यिक करियर, तो इनका जो फाकनर लिटरेरी करियर बिगेन इन द मिड 1920, यानी कि 1920 के मध्य में जो है फाकनर का साहित्यिक करियर जो है शुरू हुआ। और फर्स्ट पब्लिश्ड बुक जो थी, उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक जो थी द कलेक्शन ऑफ पोयम, कविताओं का संग्रह जो था द मार्बल फॉन 1924 में जो है डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, यानी कि ज़्यादा ये ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। हाउएवर इसके बाद जो हालांकि हिज अर्ली नॉवेल्स, उनके शुरुआती उपन्यास सोल्जर्स पे जो कि 1926 में थी एंड मॉस्क्यूटोस जो 1927 में थी, गेन हिम रिकॉग्निशन इन लिटरेरी सर्कल्स, उन्हें जो साहित्यिक हलकों में पहचान मिलती। तो याद रखिएगा यहाँ सोल्जर्स पे और यहाँ पे जो है मॉस्क्यूटोज जो 1927 में आए थे, इससे इनको जो है थोड़ी सी पहचान मिली थी लिटरेरी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है द साउंड एंड द फ्यूरी जो आई थी 1929 में। This novel tells the story of the decline of the Compassion family from the perspective of 4 different characters and explored themes of time, memory and loss. यानी कि जो द साउंड एंड द फ्यूरी है 1929 में आई थी, यह उपन्यास जो है कॉम्पनसन जो परिवार है एक पतन की कहानी की जो है वहाँ पे 4 अलग अलग जो है पात्रों के दृष्टिकोण ये बताया जाता है और उसकी ही पड़ताल की जाती है द साउंड एंड द फ्यूरी में। अगला था जो है एज आई ले डाइंग 1930 में। दिस नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द, ये जो नॉवेल है बर्डन परिवार के बारे में थी, हु एम्बार्क ऑन एन आर्डवस जर्नी। यहाँ पे जो है कहानी जो होती है वरी देयर मदर, यानी कि बर्डन जो परिवार की कहानी है जो अपनी माँ को दफनाने के लिए जो एक कठिन यात्रा पर निकलता है, उसकी स्टोरी है एज आई ले डाइंग में जो कि 1930 में थी। द स्टोरी इज टोल्ड इन 59 चैप्टर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 15 डिफरेंट करेक्टर्स, यानी कि 15 अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से जो है ये कुल 59 अध्यायों में जो है ये बताई गई है। वहीं अगला है कि लाइट इन अगस्त जो 1932 में थी। दिस नॉवेल एक्सप्लोर कम्प्लेक्स इशू ऑफ रेस आइडेंटिटी एंड रिग्रेशंस इन द अमेरिकन साउथ, यानी कि लाइट इन अगस्त जो 1932 में आई थी, यह भी उपन्यास जो था वो दक्षिणी जो अमेरिकी दक्षिणी में जो थी वो उसमें नस्ल को लेकर के, अलगाव को लेकर के मुद्दों को पर ये थी लाइट इन अगस्त। और वहीं पे एब्सलोम जो थी, एब्सलोम 1936 में। दिस नॉवेल इज द स्टोरी ऑफ ए मैन नेम्ड थॉमस, जो यहाँ पे नाम सटपेन थे, हु ट्राइज टू एस्टेब्लिश पावर एंड लिंकेज इन द साउथ एंड इट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रेस एंड हिस्ट्री, यानी कि एब्सलोम जो थी 1936 में जो आई थी, यह उपन्यास जो था वो थॉमस सटपेन नामक एक व्यक्ति की कहानी है जो कि दक्षिण में जो है शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये थीम जो है रेस एंड हिस्ट्री की जो है पड़ताल करता है, यानी कि नस्ल और इतिहास के विषयों की पड़ताल करता है। अगला है नेक्स्ट है सैंक्चुअरी 1931 में जो है, और दिस नॉवेल टेल्स ए स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड मोरल डिके इन द साउथ एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ फाकनर्स मोर एक्सेसिबल वर्क, यानी कि ये उपन्यास जो है दक्षिण में हिंसा और जो पतन हुए थे नैतिक, जो वहाँ पे पतन मोरल डिके हुए थे, यानी कि नैतिक जो पतन की कहानी कहता है। फाकनर जो है यहाँ पे
क्या करते हैं कि एसेसिबल वर्क करते हैं, सुलभ कृतियों में से एक इनका माना जाता है सैंक्चुअरी जो होती है। फाकनर क्रिएटेड ए फिक्शनल सेटिंग कॉल्ड, फाकनर ने जो है यहाँ पे जो है एक नाम जो दिया गया योगना पाटा वफा। ये जो है योगना पाटा फाकनर ने, ये काउंटी एक है, योगना पाटा वफा काउंटी नामक जो है एक काल्पनिक सेटिंग बनाई है, विच ही यूज्ड इन मेनी ऑफ हिज नॉवेल एंड स्टोरीज, जिसका उपयोग उन्होंने अपने कई उपन्यासों और कहानियों में किया। दिस कंट्री वॉज बेस्ड ऑन हिज होम स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ये काउंटी जो है उनके गृह राज्य मिसिसिपी पर जो है बेस है, एंड प्रोवाइडेड हिम विथ अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स बैकड्रॉप। तो जो गृह राज्य के मिसिसिपी पे आधारित है, और ये पात्रों और उनकी कहानियों के लिए जो है एक कैरेक्टर एंड हिज स्टोरी, कहानी के लिए एक समृद्ध और जटिल जो पृष्ठभूमि जो प्रदान करता है, तो याद रखिएगा ये नाम। वहीं इन 1930 एंड 1940 के पीरियड में 1930 से 1940 के दशक में फाकनर आल्सो वर्कड एज ए स्क्रीन राइटर इन हॉलीवुड, यानी कि फाकनर ने हॉलीवुड में एक स्क्रीन राइटर मतलब होता है पटकथा के लेखक रूप में भी काम किया, कंट्रीब्यूटिंग टू फिल्म सच एज टू हैव एंड हैव नॉट एंड द बिग स्लीप, यानी कि जिसमें टू हैव एंड हैव नॉट और द बिग स्लीप जैसी फिल्मों में इनका योगदान था, तो ये भी याद रखिएगा। अवार्ड और इनको कुछ सम्मान जो मिले थे, पुरस्कार और सम्मान जो इनको मिला था, विलियम फाकनर वाज ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स, यानी कि उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन से उनको मिले थे विलियम फाकनर को, जिसके अंतर्गत उनको मिला था सबसे पहले नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला था 1949 में, जो उनको मिला था वो मिला था, ही रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल, यानी कि साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार उनको 1949 में मिला था, ये आधुनिक अमेरिकी उपन्यास में उनके जो है कलात्मक रूप से अद्वितीय योगदान के लिए जो है मिला था ये पुरस्कार। अगला था नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 1951-55, यानी कि जो नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए उन्हें मिला था, उन्हें ये मिला था, रिसीव दिस अवार्ड फॉर कलेक्टेड स्टोरी एंड ए फेबल, यानी कलेक्टेड स्टोरी और फेबल के लिए पुरस्कार उन्हें मिला था नेशनल बुक अवार्ड। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार जो फॉर फिक्शन के लिए मिला था जो है 1955, ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर ए फेबल, एंड यहाँ पे जो ये अवार्ड जो है ये मरणोपरांत उनको मिलता है फॉर द रिवर्स। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है फॉर फिक्शन के लिए जो है उनको मरणोपरांत द रिवर्स के लिए पुरस्कार जो मिला था। अब इसके बाद देखते हैं लाइफ एंड डेथ के बारे में, देखते हैं यहाँ पे जो है इन हिज लेटर ईयर फॉकनर कंटिन्यू टू राइट एंड लेक्चर एट यूनिवर्सिटीज, अपने बाद के वर्षों में जो फाकनर ने जारी रखा था विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए। ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर ऑन 6 जुलाई 1962 को, यानी 1962 में 6 जुलाई को इनका निधन हो जाता है हृदय गति रुकने से। कहाँ पे, तो ये जगह रहती वायहालिया मिसिसिपी में जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनके द्वारा कुछ लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरी भी थी, जिसमें थी अ रोज फॉर फैमिली जो थी, दिस इज वन ऑफ फाकनर मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज विच टेल्स द स्टोरी ऑफ ए माइस्टीरियस साउथर्न वोमेन, यानी कि जो अ रोज फॉर फैमिली है ये फाकनर की सबसे प्रसिद्ध जो है मोस्ट फेमस लघु कथाओं में से एक है, जो कि रहस्यमयी जो है माइस्टीरियस जो साउथर्न वोमेन यानी कि रहस्यमयी दक्षिणी महिला की कहानी कहती है, रोज फॉर फैमिली एमिली। और अगला था द बियर, यह कहानी जो है दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग बॉय, जो कहानी एक युवा लड़के एंड हिज एक्सपीरियंस विथ माइथिकल बियर इन द वुड्स, और जंगल में एक जो है युवा लड़के और जंगल में एक जो है भालू रहता है, उसकी कहानी को लेकर के जो है उसके बारे में जो अनुभव है उसकी बात करता है। अगला जो रहता है बार्न बर्निंग जो रहता है, दिस स्टोरी इज अबाउट ए पुअर फार्मर सन हु स्ट्रगल बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज फादर, डिस्ट्रक्टिव एक्शन एंड हिज डिजायर टू डू द राइट थिंग। यहाँ पे कह रहा है कि बार्न बर्निंग के अंतर्गत कहानी जो होती है गरीब किसान के बेटे के बारे में है, और ये अपने पिता के जो है फादर की जो है विनाशकारी कार्यों के प्रति जो इसकी निष्ठा रहती है, उसी को जो है संघर्ष के बीच जो इसकी इच्छा रहती है उसी को दिखाने की कोशिश बार्न बर्निंग में की गई है। एक और दैट इवनिंग सन, ये जो है द स्टोरी डिपिक्ट द एंजाइटी एंड फियर ऑफ ए ब्लैक वुमन, ये कहानी है श्वेत महिला नैन्सी जो है इसी के बारे में है। और व्हेन हर हस्बैंड इज रिलीज्ड फॉर प्रिजन, जब उसका पति जेल से छूट जाता है। फाकनर राइटिंग स्टाइल इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेरिमेंटल, फाकनर की जो राइटिंग स्टाइल रहती है वो काफ़ी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो यहाँ पे दैट इवनिंग सन के बाद जब वो छूट से जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे फाकनर की लेखनी के बारे में बात की गई है कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें फाकनर की लेखन शैली में हिज स्टोरीज ऑफ एन एक्सप्लोर, तो वहाँ पे उनकी कहानियाँ अक्सर जो होती हैं वो कल्चर एंड सोशल इशूज ऑफ द अमेरिकन साउथ, यानी कि अमेरिका दक्षिण के इतिहास में जो संस्कृति और सामाजिक मुद्दे की जो है वो पड़ताल करती रहती हैं। आगे है
ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज जो उनको मिला था लिटरेचर में 1949 में जो है मिला था उनको। विलियम फाकनर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के महानतम लेखों में एक माना जाता है। His work is deeply into the complex history and the culture of the American South as well as the universal themes of human nature। यानी कि अमेरिकी दक्षिण की जो जटिल इतिहास है, संस्कृति है, जो मानव सभ्यता है, उसी को लेकर के जो है इनका वर्क रहता है। His experimental writing style and use of literary technique, उनकी जो प्रायोगिक लेखन शैली है और साहित्यिक तकनीकों के उपयोग ने उन्हें जो है एक यूनिक एंड एंड्यूरिंग लिटरेरी वॉइस, यानी कि जो है अद्वितीय और अस्थायी साहित्यिक जो है एक आवाज जो है प्रदान की है विलियम फाकनर को। तो इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ विलियम फाकनर, का जो पूरा नाम क्या रहता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उनका नाम रहता है विलियम हर्बर्ट फाकनर, डी। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर डिड विलियम फाकनर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, में जो उन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 1949, राइट ऑप्शन 1। विच ऑफ फाकनर नॉवेल्स इज सेट इन द फिक्शनल, ये जो फिक्शनल की बात करें योकनापाटा वफा काउंटी की बात की जा रही है, तो फाकनर के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो वो काल्पनिक है, तो राइट हो जाएगा लाइट इन अगस्त। नेक्स्ट है कि विलियम फाकनर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव यूज ऑफ विच लिटरेरी टेक्निक, यानी विलियम फाकनर जो किस साहित्यिक तकनीकी का व्यापक रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो शैली कौन सी रहती है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो चेतना की धारा को लेकर के जो था विलियम फाकनर का यूज अधिक था। द साउंड एंड द फ्यूरी जो है ये मेनली एक्सप्लोर द डाउनफॉल ऑफ विच फैमिली, यानी मुख्य रूप से किस परिवार के पतन की पड़ताल करता है, तो ये पड़ताल जो करता है ये द कॉप्सन फैमिली की जो है, राइट ऑप्शन से बी हो जाएगा। और वहीं पे अगला जो है हु इज द मेन फीमेल कैरेक्टर इन द साउंड एंड द फ्यूरी, जो हु रिप्रेजेंट द मोरल डाउनफॉल ऑफ द कॉम्पोजिशन फैमिली, जो यहाँ पे थी कॉम्सन परिवार जो था। द साउंड एंड द फ्यूरी में मुख्य महिला पात्र कौन है जो कॉम्सन परिवार के नैतिक पतन का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो नाम रहता है कैडी, राइट सी है। और अगला हाउ मेनी टाइम्स डिड विलियम फाकनर विन द पुलित्जर प्राइज, जो उनको कितनी बार मिला था, ट्वाइस, 2 बार मिला था। विच इज फाकनर फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल जो था उनका सोल्जर्स पे, राइट डी हो जाएगा। और अ रोज फॉर एमिली जो थी ये किस शैली की कहानी है, जेनर इसका कौन सा है, तो इसका जेनर जो था वो था साउथर्न गोथिक। अगला है कि विच नॉवेल ऑफ फाकनर टेल्स द स्टोरी ऑफ द डेथ ऑफ एडी बर्नरन, का जो यहाँ पे एडी बर्नरन की मृत्यु पर जो है विच बी बरीड इन जेफरसन, यानी जो फाकनर के किस उपन्यास में एडी बर्नरन की मृत्यु और जेफरसन की दफनाने की इच्छा की कहानी है, तो वो है एज आई ले डाइंग में। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज विलियम फाकनर बॉर्न, तो ये हुए थे 25 दिसंबर 1897 को। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर डिड विलियम फाकनर रिसीव द नोबेल प्राइज, जो इनको मिला था 1949 में मिला था। अगला है कि विच ऑफ फाकनर नॉवेल इज सेट इन द फिक्शनल, ये जो योकनापाटा वफा काउंटी में स्थापित था वो कौन सा था, तो लाइट इन अगस्त था, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है कि फाकनर इज प्राइमरी नोन फॉर यूजिंग विच लिटरेरी टेक्निक, यानी मुख्य रूप से किस साहित्यिक तकनीक का उपयोग था, तो वो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकंड। अगला है द साउंड एंड द फ्यूरी जो है ये मुख्य रूप से किस परिवार के पतन की कहानी डाउनफॉल करता है, तो यहाँ पे जो परिवार रहता है वो राइट रहता है द कॉप्सन फैमिली रहती है। एंड 16 है कि इन द साउंड एंड द फ्यूरी जो है विच कॉम्पोजिशन ब्रदर इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल, यानी द साउंड एंड द फ्यूरी में कौन सा जो है कॉम्पोजिशन भाई उपन्यास के पहले भाग से जुड़ा रहता है, तो वो रहता है बेंजी। हाउ मेनी टाइम डिड विलियम फाकनर विथ पुलित्जर प्राइज, तो ये तो देखें ऊपर की तरफ ट्वाइस था। अगला है कि विच नॉवेल ऑफ फाकनर रिसीव द पुलित्जर प्राइज, जो है यहाँ पे जो उनको मिला था पुलित्जर पुरस्कार मरणोपरांत जो है द रिवर्स के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि विच वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ विलियम फाकनर, तो वो सोल्जर पे था, राइट ऑप्शन डी होगा। 20 है कि फाकनर राइटिंग ऑफन इन्वॉल्व थीम्स ऑफ सोशल डिग्रेडेशन एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट इन विच रीजन, यानी फाकनर के लेखन में जो है सामाजिक पतन और नैतिक संघर्ष के विषय जो शामिल होते किसमें है, अमेरिकन साउथ में है। नेक्स्ट है कि फाकनर इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ इस लिटरेरी टेक्निक, यानी कि जो फाकनर को किस साहित्यिक तकनीक के व्यापक उपयोग करते थे, तो वो था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। द साउंड एंड द फ्यूरी जो है प्राइमरी एक्सप्लोर द डाउनफॉल ऑफ विच फैमिली, तो ये तो देख चुके हैं द कॉम्सन फैमिली है। अगला है रोज फॉर एमिली जो है ये जो है एग्जाम्पल है विच जेनर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, किस शैली की लघु कहानी है, तो ये जो कहानी ये साउथर्न गोथिक की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन विच फाकनर नॉवेल्स इज द स्टोरी टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो ये है एज आई ले डाइंग में, ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच थीम इज ऑफन प्रोमिनेंट
फाकनर राइटिंग, फाकनर के लेखन में अक्सर जो कौन सा विषय जो प्रमुख रहता था, तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द अमेरिकन साउथ रहता था। 31 मई 1800 जो है 19 के यानी कि 1819 में जो है इनका जन्म होता है वाल्ट विटमैन का। तो 1819 से 1892 तक का पीरियड जो है ये है वाल्ट विटमैन का, ये चीज याद रखिएगा। अब जो है यहाँ पे हिज पेरेंट्स वेर वाल्टर विटमैन, यानी कि जो इनके पिता हैं वाल्टर विटमैन सीनियर ऑफ इंग्लिश डिसेंट, यहाँ पे अंग्रेजी मूल के हैं वो, एंड लूसिया वैन वेल्सर, यानी कि लुइसा वैन वेल्सर जो हैं ये हैं डच मूल के। तो अगला देखते हैं, ही वाज द थर्ड कह रहा है कि ही वाज द सेकेंड ऑफ 9 चिल्ड्रेन, यानी कि वे 9 बच्चों में जो थे सेकेंड थे, दूसरे नंबर के थे। हिज फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन वाज ऑफन अनस्टेबल लीडिंग टू मल्टीपल मूव्स इन ब्रुकलिन, यानी कि ब्रुकलिन में कई बार जाना पड़ा। वजह क्या थी कि परिवार की वित्तीय स्थिति जो थी वो अक्सर क्या रहती थी, अनस्टेबल रहती थी, अस्थिर थी, जिसके कारण वो ब्रुकलिन में कई बार जाना पड़ा। नेक्स्ट करा कि विटमैन रिसीव्ड लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन एंडिंग अराउंड द एज ऑफ 11 टू वर्क एंड हेल्प हिज फैमिली। विटमैन ने जो है सीमित औपचारिकता मतलब शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त की थी 11 वर्ष की आयु में काम करने और अपने परिवार की मदद करने के लिए जो है वो समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट करा कि he worked as an office boy and then as an apprentice printer for the Long Island Patriot newspaper where he learned about the printing। तो यहाँ पे कह रहा है कि he worked as an office boy, उन्होंने एक ऑफिस बॉय के रूप में कार्य किया, and then as an apprentice printer, और फिर लॉन्ग आइलैंड जो है लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर के लिए जो है एक प्रशिक्षु अप्रेंटिस प्रिंटर के रूप में भी काम किया। वेरी लर्न अबाउट द प्रिंटिंग ट्रेड एंड वाज फर्स्ट एक्सपोज्ड, कह रहा है कि वेरी लर्न, जहां उन्होंने लर्न अबाउट द प्रिंटिंग ट्रेड यानी कि प्रशिक्षु प्रिंटर के रूप में काम किया, वहां उन्होंने एक्सपोज टू द पावर ऑफ द रिटन वर्ड सीखा। तो वहां पे लिखित शब्द की शक्ति से जो है वो पहली बार जो क्या वो अवगत हुए थे, एक्सपोज्ड हुआ था, पावर ऑफ द रिटन वर्ड। ही इवन कंट्रीब्यूटेड सम फिलर पीसेस, यानी कि उन्होंने कुछ फिलर पीस भी दिए। नेक्स्ट करें ही कंटिन्यूड वर्किंग इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन ब्रुकलिन एंड न्यूयॉर्क सिटी। ये क्या किए थे, ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क शहर में जो है मुद्रण उद्योग में भी काम करना इन्होंने जारी रखा था। प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो होती थी वहां पे भी ये काम करना जारी रखे थे। कहाँ पे, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट है कि फॉर अ फ्यू इयर्स अराउंड 1836 टू 1841, कुछ वर्षों तक लगभग 1836 से 41 तक जो है ही वर्कड एज ए टीचर इन वेरियस स्कूल। तो इसमें कह रहा है कि 1836 से 1841 के पीरियड में जो था लॉन्ग आइलैंड की जो विभिन्न स्कूल थे वहां पे शिक्षक के रूप में काम किया। ही फाउंड दिस प्रोफेशन अनसेटिस्फाइंग, यानी कि उन्हें यह पेशा क्या लगता था, अनसेटिस्फाइड, यानी संतोषजनक नहीं था। He ventured into journalism, founding his own weekly newspaper, The Long Islander, and later working for several Brooklyn and New York papers, including the Brooklyn Daily Eagle। यहाँ पे जो बात हो रही पत्रकारिता में जब ये कदम रखते हैं तो इनका जो होता है ना, हिज खुद का वीकली न्यूज़पेपर होता है और उसका नाम रहता है द लॉन्ग जो है आइलैंडर, एंड लेटर वर्किंग फॉर सेवरल ब्रुकलिन, और ब्रुकलिन डेली ईगल सहित कई ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अखबारों के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया। अब अर्ली करियर एंड डेवलपमेंट एज ए पोएट, यानी कवि के रूप में प्रारंभिक इनका जो है अर्ली करियर क्या था, और हम जानेंगे साथ ही साथ जो विकास उसका कैसे हुआ, कब, प्रारंभिक करियर के तौर पे। During his time as a journalist, Whitman anonymously published his first poetry in the New York Mirror। कह रहा है कि पत्रकार के रूप में जो इनका जर्नलिस्ट के तौर पे जो इनका कालखंड था, जो कार्यकाल था, इसके दौरान जो है विटमैन जो है न्यूयॉर्क में जो एनोनिमसली पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री, यानी गुमनाम रूप से अपनी पहली कविता जो है प्रकाशित की न्यूयॉर्क मिरर, इन द न्यूयॉर्क मिरर में जो है। He was a voracious reader, largely self-taught, and was exposed to the works of Homer, Dante, Shakespeare, and the Bible। यानी कि वह एक जो था ना वेरिशियस रीडर थे, बहुत ही उत्साही पाठक थे, लार्जली सेल्फ टाट, काफी हद तक वो स्वशिक्षित थे,
एंड और वाज एक्सपोज टू द वर्क्स ऑफ होमर, और ये क्या करते थे, होमर, डांटे, शेक्सपियर और बाइबिल के कार्यों से क्या करते थे, ये परिचित थे। He briefly worked in New Orleans as an editor for the Crescent, where he witnessed the actions of insolvent people in experience that likely influenced his later. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है न्यू एक ऑर्लियंस में जो है, तो यहाँ पे क्रिंसेट जो था, क्रिंसेट के जो है यहाँ पे वो क्या थे, ब्रीफली वर्क एडिटर थे, संपादक के रूप में भी कुछ समय तक इन्होंने काम किया था। कहाँ पे, न्यू ऑर्लियंस में जो है क्रिंसेट के जो है संपादक के तौर पे भी कुछ समय तक काम किया। वेयर ही विटनेस्ड द ऑक्शन ऑफ इंसल्व्ड पीपुल एंड एक्सपीरियंस, यानी कि कह रहा है कि वेयर ही विटनेस्ड, जहां उन्होंने गुलाम लोगों की ऑक्शंस ऑफ इंसेल्व, जो स्लेव्ड होते हैं ना, इंस्लेव्ड पीपुल, गुलाम लोगों की जो है नीलामी भी देखी। एन एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव, लाइकली इन्फ्लुएंस्ड हिज लेटर व्यूज ऑन ह्यूमन डिग्निटी, जो नीलामी देखी, एक ऐसा अनुभव जिसने संभवतः मानव गरिमा पर उनके बाद के विचारों को प्रभावित किया। Now his stance on abolitionism was described as unstable and inconsistent. यहाँ पे ये कह रहा है कि मानव गरिमा पर उनके बाद के विचारों को प्रभावित किया, हालांकि जो है यहाँ पे अनस्टेबल था, अस्थिर और असंगत बताया गया। उन्मूलनवाद की बात कर रहा है। कह रहा है अराउंड 1850, यानी कि 1850 के दशक के आसपास जो है एक्सपेरिमेंटेड, वह जो है जब इस 1850 के दशक में थे, ही एक्सपेरिमेंटेड विद द न्यू स्टाइल ऑफ पोएट्री, उन्होंने एक नई शैली के साथ प्रयोग किया कविता की जो है। स्पेंडिंग मच टाइम ऑब्जर्विंग लाइफ इन न्यूयॉर्क सिटी एंड लॉन्ग आइलैंड, यानी कि न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड में जीवन का अवलोकन करने के बाद जो है अटेंडिंग द थिएटर, ये थिएटर में जो भाग लेते हैं, और स्पेशली शेक्सपियर, विशेष रूप से शेक्सपियर में, एंड डेवलपिंग ए लव फॉर ओपेरा, और ओपेरा के लिए प्यार विकसित करने में बहुत इन्होंने क्या वो टाइम को स्पेंड किया था। अब यहाँ पे देखेंगे लीव्स ऑफ ग्रॉस एंड लिटरेरी रिकॉग्निशन, यानी कि घास की पत्तियां और साहित्यिक जो इनकी मान्यताएं, उसकी बात करते हैं। कह रहा है कि इन 1855 में, यानी कि 1855 में, विटमैन सेल्फ पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज ग्राउंड ब्रेकिंग पोएट्री, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग कविता संग्रह जो है लीव्स ऑफ ग्रॉस का जो 12 पोएम थी, कंटेनिंग 12 पोएम थी, दिस वर्क फाइनेंस, यानी कि जो लीव्स ऑफ ग्रास का पहला संस्करण इन्होंने स्वयं प्रकाशित किया, जिसमें 12 कविताएं थी, दिस वर्क फाइनेंस्ड बाय विटमैन हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये कह रहा है। अगला कह रहा है कि मार्क्स सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन पोएटिक फॉर्म्स यूटिलाइजिंग फ्री वर्स एंड एड्रेसिंग ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। विटमैन क्या करते, जब स्वयं वित्त पोषित इस पर कार्य किए, तो प्रारंभिक रूपों में जो महत्वपूर्ण जो है चिन्हित किया इन्होंने, वहां पे क्या किया था, चिन्हित किया था, मुक्त छंद का उपयोग किया था, और वहां पे क्या किए थे, फ्री वर्स था, मुक्त छंद था, और इसके साथ ही साथ जो है वहां पे एड्रेसिंग वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि नेचर की बात करते हैं, इंक्लूडिंग नेचर रहता है, आइडेंटिटी द ह्यूमन बॉडी एंड डेमोक्रेसी, और एक विशेष श्रृंखला को संबोधित भी किया था। द पब्लिकेशन इनिशियली रिसीव्ड लिटिल क्रिटिकल एक्लेम एंड वाज कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल बाय सम फॉर इट्स ओवर्ट सेंसुअलिटी, यानी कि इस प्रकाशन के शुरू में जो है ना क्रिटिकल एक्लेम, मतलब कह रहा है कि शुरू में बहुत कम आलोचनात्मक प्रशंसा इनको जो है मिली थी। और यहाँ पे कह रहा है कि एंड वाज कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल बाय सम, यानी कि कुछ लोगों ने इसकी जो है कामुकताकरण, इसे क्या कर दिया था, विवादास्पद बता दिया था। अगला है कि राल्फ वाल्डो इमर्सन रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने जो है लीव्स ऑफ ग्रास के इंपॉर्टेंस को पहचाना था, डिक्लेयरिंग इट, और इसे जो है द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज इट कंट्रीब्यूटेड, इन्होंने अमेरिका द्वारा अब तक दी गई जो है विट एंड विजडम, बुद्धि और ज्ञान का सबसे जो है असाधारण जो है कंट्रीब्यूटेड टुकड़ा माना। इमर्सन बिकम एन इम्पॉर्टेंट अर्ली इन्फ्लुएंस, इमर्सन एक महत्वपूर्ण जो है प्रारंभिक प्रभाव बन गए। विटमैन कंटिन्यू टू रिवाइज एंड एक्सपेंड लीव्स ऑफ ग्रास थ्रू आउट हिज लाइफ with multiple editions published until his death. The final version contained nearly 400 poems, यानी कि विटमैन जो है ना अपने पूरे जीवन में लीव्स ऑफ ग्रास को जो है संशोधित और विस्तारित करना इन्होंने क्या किया, जारी रखा। विथ मल्टीपल, अपनी मृत्यु की जो है यहाँ पे कह रहा है कि द फाइनल वर्जन कंटेंट नियरली 400 पोएम्स अंटिल हिज डेथ,
यानी कि अपनी मृत्यु के अंतिम संस्करण में लगभग 400 कविताएं थीं बाद का जीवन। और अब हम यहाँ पे देखेंगे उनकी। तो लेटर लाइफ एंड फाइनल ईयर की बात कर लेते हैं। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, विटमैन हेल्ड ए गवर्नमेंट क्लर्कशिप इन द इंडियन ब्यूरो ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर बट वाज फायर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि विटमैन ने आंतरिक विभाग के भारतीय ब्यूरो में जो एक सरकारी क्लर्क का पद संभाला, बट वाज फायर्ड व्हेन हिज ऑथरशिप ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास। लेकिन जब लिप्स ऑफ ग्रास के उनके लेखक का पता चला, वाज डिस्कवर्ड एंड डीम्ड ऑफेंसिव, आपत्तिजनक माना गया, तो उन्हें क्या निकाल दिया गया था। और ही लेटर वर्कड इन द अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में भी काम किया था। 1873 में ही सफर्ड ए पैरालिटिक स्ट्रोक। 1873 में उन्हें लग गया था, घुस मतलब ग्रसित हो गए थे। एंड हिज मदर पासेस अवे, और उनकी माँ का निधन हो गया था। काजिंग हिम सिग्निफिकेंट इमोशनल डिस्ट्रेस, जिससे उन्हें काफी क्या वो भावनात्मक जो है परेशानी हुई। नेक्स्ट कर रहा है कि ही मूव्ड कैम्पडेन न्यू जर्सी टू लिव विथ हिज ब्रदर जॉर्ज, यानी कि इनके जो भाई जॉर्ज था कि इनके साथ रहने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, कैम्पडेन में, न्यू जर्सी में। और वहां पे हिज होम देयर इन 1844 में, 1884 में वहां अपना घर खरीदा। डिस्पाइट डिक्लाइनिंग हेल्थ, स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद ही कंटिन्यू टू राइट एंड रिवाइज लिप्स ऑफ ग्रॉसेस, पब्लिशिंग सेवरल मोर एडिशंस। इनकी स्वास्थ्य में गिरावट होने के अलावा भी ये क्या कहते थे, ग्रास जो थे, लिप्स ऑफ ग्रास लिखना और संशोधित करना जारी रखा। He also published a specimen days 1882 collections of prose sketches and reflections, और उन्होंने कई जो है रेखाचित्र और प्रतिबिंबों का संग्रह किया। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन डेज जो कि 1882 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है कि वाल्ट विटमैन डाइड प्लमरी। यहाँ भी कह रहा है कि जो वाल्ट विटमैन की मृत्यु होती 26 मार्च 1892 को जो है कैम्पडेन न्यू जर्सी में जो है, तो ये फुफ्फुसी बीमारी होती थी, वात से संबंधित है, तो वहां पे हुई थी इनकी। और हिज फ्यूनरल वाज पब्लिक इवेंट, उनका अंतिम संस्कार एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। मेजर वर्क के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। लिप्स ऑफ ग्रास जो 1855 में आई थी, एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंडेड एडिशंस थी, बाद की विस्तारित संस्कृत की बात कर रहा है। हिज मोस्ट फेमस वर्क कलेक्शंस ऑफ पोएट्री सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी, यानी सबसे प्रसिद्ध रचना जो मानवता और प्राकृतिक एंड डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का जो है इन फ्री वर्स, मतलब जश्न मनाने वाली स्वतंत्र मुक्त छंद में जो है प्रमुख जो कविताएं हैं। तो प्रमुख कविता कौन कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। एक नजर की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, प्रमुख कविता थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और उसके बाद थी आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, क्रॉसिंग जो है ब्रुकलिन फेरी, एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन जो ये भी शामिल है। ड्रम ट्रैप्स जो आई थी 1865 में आई थी। कलेक्शन ऑफ पोएम इंस्पायर्ड बाय द सिविल वार, यानी कि गृह युद्ध से प्रेरित कविताओं का संग्रह है। व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम 1865 में जो थी, ये अब्राहम लिंकन के लिए जो एक एलजी थी, यानी शोक गीत था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, 1865 की बात कर रहा है, तो ये एलजी हो गया था। डेमोक्रेटिक विस्टेस, यहाँ पे डेमोक्रेटिक विस्टास जो 1871 में थी, प्रोज वर्क एक्सप्लोरिंग अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड इट्स पोटेंशियल, यानी कि इसकी क्षमता की खोज करने वाली गद्य रचना है। स्पेसिमेन डेज 1882 में जो एक कलेक्शन ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज एंड ऑब्जर्वेशन है, ये आत्मकथात्मक गद्य और टिप्पणियों का जो है एक संग्रह है। अब फटाफट क्वेश्चन पे टिक करिएगा। वाल्ट व्हिटमैन के जो है जन्म बताइएगा, विटमैन का कब हुआ था, तो 1819, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, वाल्ट विटमैन इज मेनली नोन फॉर विच पोएटिक स्टाइल, तो यहाँ पे जो है पोएटिक स्टाइल कौन से जानते थे, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा फ्री वर्स। नेक्स्ट इज विच इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्ट विटमैन, विटमैन की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो लिप्स ऑफ ग्रास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि हु रोट द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो ये तो सभी को पता हो जाएगा कि ये वाल्ट विटमैन की तरह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट रोल डिड वाल्ट व्हिटमैन प्ले ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन ने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान क्या भूमिका निभाई थी, तो यहाँ पे जाएगा राइट ऑप्शन सी नर्स। अगला है कि वाल्ट व्हिटमैन वाज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन किस साहित्यिक आंदोलन से जो जुड़े थे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि वो जुड़े किससे थे, रियलिज्म थे, और यहाँ पे क्या था, ट्रांससेंडेंटलिज्म से, यानी कि ट्रांससेंडेंटलिज्म से जुड़े थे और यथार्थवाद से जुड़े थे। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, बहुत इजी है, लिप्स ऑफ ग्रास जो पब्लिश थी 1855 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच थीम्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वाल्ट व्हिटमैन्स पोएम, वाल्ट व्हिटमैन की कविता में अक्सर कौन से विषय पाए जाते हैं, तो वहां पे पाया जाता है नेचर, इंडिविजुअलिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी कि प्रकृति, व्यक्तिवाद और लोकतंत्र।
नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन डिड वाल्ट व्हिटमैन डाई, तो 1892, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्हाट इज वाल्ट व्हिटमैन ऑफन कॉल्ड, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो है वाल्ट व्हिटमैन को अक्सर क्या कहा जाता था, तो इसमें कहा जाता था फादर ऑफ अमेरिकन फ्री वर्स।